गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। आज की ऑनलाइन कक्षा में एक बार सभी का स्वागत है। आज हमारा जो विषय है वो है अगला अध्याय मैक्स वेबर सत्ता का सिद्धांत। मैक्स वेबर ने सत्ता का सिद्धांत जो प्रस्तुत किया है उसके विषय में आज हम पढ़ेंगे यहाँ पर। और उसके अंतर्गत हम सबसे पहले ये पता करेंगे कि सत्ता की परिभाषा क्या है, सत्ता किसे कहते हैं और उस प्रभुत्व की क्या दशाएं हैं, और साथ ही में उस सत्ता के क्या अनिवार्य तत्व हैं, उसके संबंध में यहाँ पे आज हम चर्चा करेंगे। तो सत्ता किसे कहते हैं? सत्ता की यदि हम बात करें तो इसका एक दूसरा नाम है प्रभुत्व। तो प्रभुत्व या सत्ता वास्तव में यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें एक और शासक होता है और दूसरी ओर शासित, अर्थात एक शासन करने वाला होता है और एक दूसरी ओर जो होता है जिसके ऊपर शासन किया जाता है। तो जो शासन करता है वो है शासक और जिसके ऊपर शासन किया जाता है वो है शासित। तो शासक एक समूह भी हो सकता है, अर्थात क्या कि शासक केवल एक व्यक्ति भी हो सकता है और शासक के रूप में एक ग्रुप भी, कई व्यक्ति मिलकर भी, एक समूह मिलकर भी शासन पद पर आसीन हो सकते हैं। लेकिन ये निश्चित नहीं है कि शासन करने वाला जो समूह है वो आकार में छोटा होता है। ये बिल्कुल निश्चित है, मतलब बहुत बड़ा समूह शासन करने के उसमें नहीं होता, एक छोटा समूह का आकार उसमें होता है। जब हम शासक पद का प्रयोग करते हैं तो उसका तात्पर्य हमारा राजा महाराजा या जमींदार से नहीं होता है, क्योंकि साधारणतर अर्थ में हम लोग ये देख लेते हैं कि जहाँ शासक पद की बात आई तो वहाँ सीधा सीधा अर्थ हम राजा महाराजा से ही लगाया जाता है, पर वास्तव में ऐसा नहीं है। साधारण अर्थ यह है कि जिसके पास भी शक्ति है, वैद्य शक्ति है, वही आज के ज़माने में स्वामी है यानी शासक है। और वह स्वामी एक स्तर पर वाइस चांसलर हो सकता है, दफ्तर का हेड क्लर्क भी हो सकता है, ठीक है। और जिसे हम शासित कहते हैं वह वास्तव में क्या है? वह प्रजा या रैयत नहीं है, ये वो लोग हैं जो स्वामी के आदेशों की आज्ञा का पालन करते हैं। इसको उदाहरण के रूप में आप आज हम जहाँ भी जॉब करते हैं यहाँ भी समझ सकते हैं कि जो ऑफिस का प्रमुख व्यक्ति पद पर बैठा है वो है शासक और जो उसका आदेशों का पालन करता है वो है शासित। ऐसा भी हम उदाहरण के रूप में समझ सकते हैं। तो जो अधीनस्थ सेवाओं में लगे हुए व्यक्ति रहते हैं, जो लोग होते हैं, वो शासित होते हैं। तो शासक और शक्ति के जो संबंध वस्तुतः प्राधिकारी से होते हैं, वह प्रभुत्व में मालिक को क्या एक विशेष कार्य क्या होता है, उसे आदेश देने का अधिकार होता है। और शक्ति में जो प्राधिकार संबंधित हैं उन्हें अनिवार्य रूप से वैधता होती है। तो इस प्रकार हम इसे प्रभुत्व और सत्ता को ये समझ सकते हैं। शक्ति की किसी न किसी मान्यता के आधार पर हम दूसरे के व्यवहारों को प्रभावित करने की भी सामर्थ्य होती है और व्यक्ति के व्यवहार में जो शक्तिशाली व्यक्तियों की इच्छाएं होती हैं उसमें अनुकूलन परिवर्तन जो है वो भी दिखलाई पड़ता है। तो कभी कभी क्या होता है कि सभी प्रकार की जो शक्ति होती है वो वैध नहीं होती है। वैधता के अभाव में संभव नहीं है कि लोग शक्ति को मान्यता दें, अर्थात या शक्तिशाली के सम्मुख समर्पण कर दें। अर्थात ये भी जरूरी नहीं है कि शक्तिशाली होना मात्र ही काफ़ी नहीं है। इसके लिए अधिक आवश्यक क्या है कि अधिकार प्राप्त किया जाए, शक्ति को प्रयोग करने का ऐसा आवश्यक जरूरी है। तो कभी कभी जो अधिकार होते हैं या तो हम उसे बलपूर्वक प्राप्त करते हैं या फिर कभी शक्ति जो है स्थायी नहीं होती, सत्ता भी स्थायी नहीं होती, उसके प्रति केवल समर्पण या भय के कारण उसे उचित मान लेना, तो इस प्रकार की शक्ति में वैधता नहीं होती। तो वैध शक्ति को ही यह अधिकार है कि दूसरों का समर्पण प्राप्त करें और इस प्रकार वैध शक्ति को ही सत्ता
कहा जाता है। ठीक है, तो ये तो हुई सत्ता की बात। अब प्रभुत्व की दशाओं की हम बात करें तो एक व्यक्ति जो शासन करता है या आदेश देता है, ये सब प्रभुत्व की मैं दशाओं की बात कर रही हूँ। दूसरी ओर एक व्यक्ति जिस पर शासन किया जाता है, यानी वह शासित वर्ग होता है, एक समूह जिस पर शासन होता है। फिर तीसरी बात इसमें क्या मुख्य है, क्या कंडीशन है कि शासक की यह इच्छा है कि वह शासित के व्यवहार को प्रभावित करेगा। चौथा, शासक के आदेशों का पालन निष्ठा से हो रहा है, ये भी प्रमाणित करना होता है। और जो पांचवी बात है वो है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से यह पता लगाना कि शासित व्यक्ति या समूह व्यक्तिगत होकर आदेशों का पालन करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये सब हो गई प्रभुत्व की दशाएं, कंडीशन कि आखिर प्रभुत्व की क्या दशाएं हैं। अब बात करेंगे हम सत्ता के अनिवार्य तत्व, यानी सत्ता जिसके पास है उसके लिए क्या बिल्कुल आवश्यक तत्व हैं जो होना ही चाहिए। तो हम उसमें सबसे पहले बात करेंगे शक्ति संबंध की। तो शक्ति संबंध का सीधा सीधा तात्पर्य क्या है कि एक और शक्तिशाली और शक्ति के वैद्य, जो हमने अभी बात समझाई कि यदि शक्ति वैद्य है तो ही स्थायी रूप से स्थापित हो सकेगी और तभी इस संबंध जो है वो स्थायी रूप से हो सकेंगे। दूसरी हम बात करें न्यूनतम साधनों का प्रयोग। तो सत्ता की जब भी स्थापना की जाती है तो शक्तिशाली द्वारा वो ज़्यादातर किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है कि कम से कम साधन हो, जैसे कि राज्य में होते हैं या कहीं और होते हैं, तो कम से कम साधनों का प्रयोग किया जाए। फिर तीसरी बात आती है मान्यताओं की। तो सत्ता का सबसे जो महत्वपूर्ण भाग है वो है मान्यताएं। मान्यताएं विधायक और निषेधात्मक दो प्रकार की होती हैं। विधायक मान्यताएं वो हैं जो पुरस्कार के रूप में होती हैं और निषेधात्मक जो मान्यताएं हैं वो दंड के रूप में सामने आती हैं। यदि शक्तिशाली व्यक्ति पुरस्कार और दंड दोनों के माध्यम से शासन करता है, और प्राचीन काल में जो होता था वो दंड को अधिक महत्वपूर्ण माना जाता था। ठीक है, तो जो वर्तमान में सत्ता का हम जो देख रहे हैं, सत्ता के द्वारा शासन करना जो है बल प्रयोग के द्वारा शासन करने से अधिक मितव्ययी, ये वाला दूसरा वाला पार्ट है। फिर अगला है संगठित प्रयास। संगठित प्रयास में क्या है, तो संगठित प्रयास में सत्ता में जो वैधता हमें स्वाभाविक रूप से प्राप्त नहीं होती है, तो वह तो प्राप्त की जाती है, लेकिन शक्तिशाली को संगठित प्रयास करने पड़ते हैं। इन प्रयासों को अनेक साधन प्रयोग किए जाते हैं जिसमें प्रचार का विशेष महत्व है। जैसे विभिन्न सरकारें अपने क्षेत्रों में अनुकूल विचारों मूल्यों को प्रसारित करती है, इस प्रकार जो संगठित विचारधारा है उसी का रूप वह ले लेती है। फिर अंतिम बिंदु आता है विचारधारा। तो आजकल हम देख ही रहे कि राजनीतिक सत्ता का जो सुदृढ़ भावनात्मक आधार है वो विचारधारा ही है, और इसका प्रमुख उदाहरण हमें साम्यवादी विचारधारा के प्रभाव के रूप में देखा जा सकता है। उन क्षेत्रों में भी हमने देखा कि अधिक आवश्यकता पड़ती है जहाँ पर परिस्थितियाँ स्थायी हैं, सत्ता की वैधता है। इस स्थायित्व विचारधारा का संवेगात्मक जो प्रभाव है वह शीघ्र होता है। तो ये जो है, ये जो 5 हमने बिंदु पढ़े वो है सत्ता के अनिवार्य तत्व। ठीक है, तो इसके आधार पर हम सत्ता के 3 स्रोतों के 3 सत्ता के 3 प्रकार भी हम देखने को मिले हैं हमें, जिसके अंतर्गत हमें बौद्धिक कानूनी सत्ता, परंपरागत सत्ता और करिश्मावादी सत्ता, इन पर हम कल चर्चा करेंगे। तो आज हमने यहाँ पर सत्ता क्या है, प्रभुत्व की क्या दशाएं हैं और सत्ता के क्या अनिवार्य तत्व हैं, इस आधार पर सत्ता का सिद्धांत जो मैक्स वेबर ने दिया उसको हम प्रतिपादित करने का प्रयत्न करते हैं। ठीक है, तो आज की कक्षा में इतना ही। कल अन्य बिंदुओं के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।